लेसन कितना 8 है ना ये। चलिए लिखिए, महिला जाति तथा सुधार। इसमें हम लोगों को विशेषकर महिलाओं का स्थिति को पढ़ना है। इसके पहले वाला हम आप किसका स्थिति के बारे में पढ़े थे? शिशु यानी कि विद्यार्थी की स्थिति के बारे में पढ़े थे कि किस प्रकार से इनका स्थिति था। अब हम लोगों को पढ़ना है महिला के स्थिति में, तो किस प्रकार से उनका स्थिति था। तो सिंपल हेडिंग दीजिए, महिलाओं का स्थिति, हेडिंग दीजिए। पहला तो उनको विद्यालयों में शिक्षा का कई महिलाओं को अधिकार नहीं था। सती प्रथा काफी ज्यादा इसमें प्रचलित था। सती प्रथा समझते हैं ना? विधवा जो है वो पुनः विवाह नहीं कर सकती थी। इसके साथ साथ बाल विवाह भी होता था। बाल विवाह समझते हैं ना? उस समय 18 साल भी नहीं होता था, 12-14 साल हुआ ब्याह करा देता था। जो भी हो, लड़का का उम्र 14-15 साल है, लड़की का उम्र 12-13 साल है, शादी करवा देता था। कई सारा विवाह तो ऐसा होता था कि जन्म लिया उसका विवाह हो गया। हाँ, जन्मे लिया है वो और विवाह करवा देता था, ऐसा फेरा था। तो महिला लोग का स्थिति कितना खराब था, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि उनको विद्यालयों में प्रवेश तक का अनुमति, मतलब शिक्षा ग्रहण करने का उनको ज़्यादातर अधिकार नहीं प्राप्त था। सती प्रथा जैसा प्रथा प्रचलित था। विधवा को पुनः विवाह करने का भी अधिकार नहीं था। इसके साथ साथ बाल विवाह का भी प्रचलन था। आपको भले ये सब हल्का लग रहा हो, लेकिन जिसपे ये बीतता है वही जान सकता है कि क्या स्थिति है ना? जिसपे जो बीतता है वही समझता है कि क्या है ये। तो महिलाओं के साथ कुछ इस प्रकार का अत्याचार होता था। अत्याचार को सुधारने के लिए कई सारा प्रयास किया गया। जैसे कई सारे समाज सुधारक हुए, उसी में से एक नाम आपने सुना होगा, राजा राम मोहन राय। तो जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने पश्चिमी शिक्षा से ज़्यादा प्रेरित थे। तो ये कहते थे कि महिलाओं को पश्चिमी शिक्षा का भी ज्ञान हो। पश्चिमी शिक्षा, क्योंकि पश्चिम में महिला के साथ उतना भेदभाव नहीं किया जाता है। क्योंकि पश्चिम आप चल जाइएगा, जो भी वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं। उनको भारत की महिला की तरह ज़्यादा पाबंदी नहीं होता है। भारत का महिला ज़्यादा पाबंदी किसको होता है? जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती है, जो इकोनॉमिकली की वीक होती है, पैसा उसा का जिसके पास कमी होता है, वही थोड़ा सा कमज़ोर होता है। जिस महिला के पास पैसा ज़्यादा होता है, क्या वो कमज़ोर होती है? नहीं होती। उसी प्रकार से वेस्टर्न कंट्री में महिला आत्मनिर्भर होती है, अपना काम करती है, अपना कमाती है, अपना खाती है। इसलिए वहाँ का महिला लोग का ज़िंदगी ऐशो आराम से बीतता है। बात समझे? और पुरुष का भी। लेकिन जो भारत है, तो भारत में सबसे बड़ा समस्या क्या है कि महिलाएं जो हैं वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। उसको अपने आर्थिक रूप से स्वतंत्रता के लिए किसी और पे निर्भर रहना पड़ता है, फिर चाहे वो पिता हो, फिर चाहे उसका पति हो। तो राजा राम मोहन राय ने इसी नब्ज को पकड़ा और महिलाओं में शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। ये मानते थे कि महिला में किसका शिक्षा मिलना चाहिए? तो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं? इसी के तहत इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया कि सती प्रथा नहीं होना चाहिए। लोग मानता था, समाज का लोग, कि जो महिला है जब उसका पति मर जाता है तो उसको खुद का इच्छा नहीं होता है जीने का, इसलिए उसको हम लोग ले जा करके चिता में जलाते हैं। चिता में उसको बांध दिया जाता था साथ में, और साथ ही उसको जलाया जाता था। तर्क देखिए कितना अच्छा देता था कि महिला को खुद जीने का इच्छा नहीं है, इसीलिए इसको सती बना करके हम लोग भेजेंगे, वहाँ सेवा करेगा ऊपर में जा करके। एक तो बुढ़वा लोग से शादी कर लेता था, और वो लोग का गार्जियन सब भी थोड़ा आर्थिक थोड़ा कमज़ोर होता था, तो पैसा के लिए करवा देता था शादी ब्याह। बुढ़वा तो मरना है उसको जल्दी है, अब वो बच्ची रहता था, अब उसी के साथ सती करवा देता था वो लोग का। बात समझ में आ रहा है? तो सती प्रथा उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो अंग्रेज भी बोला कि ये सती प्रथा बहुत गलत है। साथ साथ में भारतीय समाज सुधारक ने भी, कई सारे लोगों ने कहा कि सती प्रथा नहीं होना चाहिए समाज में, ये एक असभ्य समाज का पहचान है।
तो इसी के तहत राजा राम मोहन राय ने 1830 में आपका ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज का स्थापना किया। ब्रह्मो सभा कहा जाता था, लेकिन बाद में इसी को कहा जाने लगा ब्रह्म समाज। बात समझ में आया? 1830 में। और अंग्रेजों का सहयोग से 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध में एक अधिनियम लाया गया, जिसके बाद सती प्रथा जो भी करता था उसको अपराध का श्रेणी में रखा जाता था। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? ये सब नियम को आप याद रखिएगा, कौन कब आया, क्योंकि ये सब जो है आगे जाकर के कारण किसका बन जाएगा? 1857 का क्रांति का। तो उसमें आप सब लिख सकते हैं, तो यही सब उसमें लिखना पड़ता है। तो राजा राम मोहन राय में आपको क्या लिखना, पहले तो आपको इधर लिखना है कि महिलाओं का स्थिति क्या था। तो शिक्षा का उतना अधिकार नहीं था उनके पास। अभी आपको ये हल्का लग रहा होगा कि शिक्षा का अधिकार नहीं था, क्योंकि आप लोग को आसानी से शिक्षा मिल पा रहा है, इसीलिए आप लोग को भी शिक्षा नहीं मिल पाता, तब आपको बुझाता कि शिक्षा नहीं मिलना कितना गलत बात होता है। दूसरा, सती प्रथा इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अब अगर कोई लड़की बोलेगा सती बनो, वो बनेगा है? कहियो बनेगा? वो आप लोग को बोलेगा कि सती बन के चल जाओ, जाइएगा? आप लोग नहीं जाइएगा। बोले कितना पैसा दे, जाइएगा? कोई जाएगा? आजकल के युग में कोई जाएगा? नहीं। मोनिका चल जाएगी। कोई बात नहीं, एक आध गो रहना भी चाहिए, तब मिलेगा आपको, बढ़िया वाला मिलेगा। दूसरा, विधवा को पुनः विवाह करने का अधिकार नहीं था। विधवा को पुनः विवाह करने का अधिकार नहीं। अब बताइए, कोई लड़की है, जैसे न्यूज़ में इधर ही दिखा रहा था ना, शादी हुआ, अगला दिन लड़का मर गया। अब उसमें लड़की क्या करेगी? अब जिंदगी भर वो तो कुंवारा नहीं बैठेगी, तब उसके ऊपर में बोझिल कि नहीं, आप पुनः विवाह नहीं कर सकते हैं, आपको विधवा ही रहना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसा समाज था कि सती बना करके उसको भी जला दिया जाता साथ में। तो ये सब बहुत असभ्य तरीका था। और सबसे ज़्यादा समस्या था बाल विवाह में। बाल विवाह सुनने में भले अच्छा लग रहा हो कि बाल विवाह, लेकिन बाल विवाह का दुष्परिणाम बहुत होता है। अब बच्चा में शादी करा देगा तो उसको क्या समाज रीति रिवाज के बारे में जानकारी है कुछ? बच्चा में शादी करा के कुछ ही करेगा वो। इससे ज़्यादातर ज़िंदगी किसका नाश हो जाता है? लड़की का नाश हो जाता है ज़िंदगी। लड़का को क्या है? बात समझ में आया? तो बाल विवाह भी काफ़ी ज़्यादा क्या था, खतरनाक था। ना लड़की पढ़ पाती थी शादी के बाद, ना लड़का पढ़ पाता था। लड़का काम में अपना लग जाता था, लड़की अपना गृहस्थी में लग जाती थी, छोटी छोटी बच्ची सब। तो कितना गलत बात है ये। तो ये सब कई सारा कुरीति था। इन्हीं को सुधार करने के लिए कई सारा समाज सुधारक आया, जिनमें से एक नाम क्या था? राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने जो है महिलाओं में शिक्षा का विकास करने का प्रयास किया और पश्चिमी शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया। और 1830 में इसने ब्रह्मो समाज का स्थापना किया, जिसको आगे जाकर के क्या कहा जाने लगा? ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। और अंग्रेजों पर इन्होंने दबाव बनाया कि आप क्या करिए, सती प्रथा के विरुद्ध में कुछ नियम लाइए। और अंग्रेजों ने इस बात को समझा भी, और 1829 में उसने क्या लाया? सती प्रथा के विरुद्ध में लाया। लेकिन भारतीय लोग इसको विरोध कर रहा था कि आप मेरे धार्मिक मामला में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आप ये सब नियम ला रहे हैं। लेकिन जो सही है वो सही है। ऐसा नहीं कि अंग्रेज सारा काम गलत ही किया है, कुछ कुछ काम अच्छा भी किया है, 2% काम अच्छा भी किया है। भले 98% काम खराब किया हो, लेकिन 2% काम अच्छा भी किया है। उसमें से एक ये भी था, सती प्रथा जैसा नियम लाया, एकदम कठोर नियम लाया, जो पकड़ा जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास था उन लोगों का। लेकिन ये सब किनके सहयोग से हुआ? तो राजा राम। आया समझ में यहाँ तक में? तो पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए, क्या हुआ? यो सती बनेगा? पहला लिख लीजिए, शिक्षा का अधिकार ना होना। दूसरा लिखिए, सती प्रथा जैसा कुरीति का प्रचलन होना। सती प्रथा जैसे कुरीति का प्रचलन होना। तीसरा लिखिए, विधवा को पुनः विवाह करने का अधिकार ना होना। विधवा को पुनर्विवाह करने का अधिकार ना होना। चौथा लिखिए, बाल विवाह जैसी समस्याएं
बाल विवाह जैसी समस्याएं। हेडिंग दीजिए, समाज सुधार के लिए विभिन्न लोगों द्वारा किए गए प्रयास। समाज सुधार के लिए विभिन्न लोगों द्वारा किए गए प्रयास। इसमें पहला लिखिए राजा राम मोहन राय। विभिन्न लोगों द्वारा किए गए प्रयास, समाज सुधार लिख लीजिएगा। समाज सुधार के लिए विभिन्न लोगों द्वारा किए गए प्रयास, इसमें पहला लिखिए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय में डैश दे करके लिखिए। इन्होंने समाज सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। इन्होंने समाज सुधार के लिए अनेक प्रयास किए, फिर चाहे वो महिलाओं में शिक्षा का ही क्यों ना हो। फिर चाहे वो महिलाओं में शिक्षा का ही क्यों ना बात हो। फिर चाहे वो महिलाओं में शिक्षा का ही क्यों ना बात हो। इन्होंने पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया। एवं 1830 में ब्रह्मो समाज, मोह है, ब्रह्मो सभा का स्थापना किया। ब्रह्मो सभा का स्थापना किया, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेज़ों पर भी दबाव बनाया कि इसके अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेज़ों पर भी दबाव बनाया कि भारत में सती प्रथा के विरुद्ध नियम बनाया जाए। सती प्रथा के विरुद्ध नियम बनाए जाए। इसी के तहत जिसके परिणाम स्वरूप 1829 में अंग्रेज़ों द्वारा सती प्रथा को लेकर कानून बनाया गया। देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी महिलाओं का स्थिति को सुधारने के लिए और उन सभी वर्गों जो पिछड़े हुए वर्ग थे उनके स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध प्रयास था वो था आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अर्थात इन्होंने अंग्रेज पर दबाव बनाया कि आप विधवा जो समाज में हैं उनके लिए कुछ आप करिए। लगभग 56 में कि जो समाज में विधवा वर्ग की महिलाएं हैं उनका स्थिति काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उनको समाज जो है हीन दृष्टि से देखता है, अपशगुनी दृष्टि से देखता है। तो आप उनके लिए कुछ करिए, उनका फिर से विवाह करने का आप अधिकार दीजिए। क्योंकि अगर कोई विधवा से विवाह भी कर लेता है तो समाज जो विवाह करता है उसको भी नहीं छोड़ता है। बात बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि भारतीय समाज का जो सबसे पहला पहचान है वो क्या है? विवाह। आप वेस्ट कंट्री में चल जाइए, वहाँ पे विवाह को इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है वहाँ पे।
शादी हो जाता है वहाँ किसी को पता भी नहीं चलता है। सुबह आप किसी और के साथ देखिएगा, 2 दिन के बाद किसी और के साथ देखिएगा। तो वहाँ पे ये सब चलता रहता है। रियल बात है, ये हँसने वाली बात नहीं है, वहाँ पे ये कॉमन बात है। आज आप किसी और के साथ उसको देखे हैं, 4-5 दिन बाद डिवोर्स हो गया, दूसरे के साथ देखिएगा फिर। इसलिए वहाँ पे मदर्स डे और फादर्स डे भी बनाया जाता है कि अपना वो दिन कम से कम पहचान लो कि ये तुम्हारा मम्मी है, ये तुम्हारा पापा है। वहाँ का ये नियम है। बच्चा छोटा जब रहता है तो वो वहाँ पे घर में नहीं रखता है, उसको भेज देता है वहाँ पे स्कूल में, चाइल्ड स्कूल होता है ना, वहाँ पे भेज देता है, वहीं वो रहता है। इसलिए वहाँ पे मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, ये सब मनाया जाता है, क्योंकि कम से कम एक दिन तो ऐसा है कि आप अपना ओरिजिनल मम्मी को पहचान पाइए और ओरिजिनल पापा को पहचान पाइए। भारत में इसका ज़रूरत है नहीं है। 700 साल के साथ आपका बंधन बन जाता है, 7 जन्म का बंधन बन जाता है ना 7 फेरा मारने पे। तो भारत में इसका कोई ज़रूरत है? फिर भी बोलेगा मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, टीचर डे। तो ये सब भारत का प्रवृत्ति है क्या? नहीं है। ये सब कहाँ का प्रवृत्ति है? विदेश का है, वेस्टर्न का। गुरु पूर्णिमा हम लोग में होता है। तो इसमें आप लोगों को क्या बोलना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर में? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी महिलाओं एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सुधार में काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए। इनका जो सबसे अच्छा प्रयास था कि इन्होंने विधवाओं का पुनर्विवाह कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। इसी के तहत अंग्रेजों पर दबाव बनाकर इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाया। आया समझ में? लिखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी समाज सुधार के रूप में कई प्रयास किए। हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी समाज सुधार के रूप में कई प्रयास किए। समाज सुधार के रूप में कई प्रयास किए। समाज में विधवा पुनर्विवाह के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। हो गया? एक स्टार दे करके लिख लीजिए कि 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। स्टार दे करके लिख लीजिए 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। देखिए 1929 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम को लाया गया और इसके तहत एक प्रावधान बना दिया गया कि लड़का का उम्र कम से कम 18 बरस और लड़की का उम्र कम से कम 16 बरस होना चाहिए, तब वो विवाह कर सकता है लीगली। लेकिन थोड़े ही सालों के बाद इस उम्र को बढ़ा करके लड़का का कर दिया 21 बरस और लड़का का कर दिया 18 बरस, जो आज तक यही चलता आ रहा है। लेकिन सरकार फिर सोच रहा है कि इसको कर दे 24 बरस और इसको कर दे 21 बरस। नॉर्मली किसी भी लड़की का विवाह 24 साल तक हो जाता है, लगभग आप देखिएगा 24 साल तक में स्टार्ट हो जाता है, और लड़का लोग का कम से कम 25 प्लस होगा उसके बाद है। इसमें तो आपको अब ट्रेंड दिख रहा है कि 30 प्लस में, अब जो ट्रेंड है 30 प्लस में, और लड़की लोग का लगभग 25 तक में फाइनल हो जाता है ना। ऐसे नहीं कोई लड़की अगर मिल गया जिसका 2 कंडीशन में, या तो वो इंटर में फकैतीगिरी कर रहा है तब उसका ब्याह जल्दी से करा के भगाएगा उसका गार्जियन, या तो हो सकता है गार्जियन का कुछ प्रॉब्लम हो, 4-4 गो बहन हो, 5-5 गो बहन हो, एक एक करके हटाना जरूरी है कि नहीं तो पता चले कि एक के बारे में दिक्कत हो जाएगा ना फिर।
इसलिए दूसरे कंडीशन में पहले शादी होता है किसी भी लड़की का, या तो उसको हवा लग गया है या हवा लग रहा है धीरे धीरे उसमें उसको भगाएगा, या तो हो सकता है गार्जियन का ही कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो कि 5-6 गो बहन है, एक एक करके धीरे धीरे हटाना है। आप लोग भी सहमत है कि नहीं बात से? है क्या ब्यूटी? एक आध को अपवाद निकल सकता है, वो बात अलग है। तो इस समझ में आया आपको? 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम को लाया गया, जिसके तहत लड़का का उम्र कितना कर दिया गया? 18 बरस, और लड़की का कितना कर दिया? 16 बरस। लेकिन कुछ सालों के बाद इसको बढ़ा करके 21 और 18 कर दिया गया है। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? इसको लिख लीजिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम में डैश दे करके लिखिए। 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया, जिसके तहत विवाह के लिए लड़कों का उम्र 18 तथा लड़कियों का उम्र 16 कर दिया गया। विवाह के लिए लड़कों का उम्र 18 तथा लड़कियों का उम्र 16 कर दिया गया, और कुछ वर्षों के बाद गाँव में गीत गा रहा है शादी हो रहा है लगता है किसी का। लिखें, और कुछ वर्षों के बाद यह उम्र को 21 वर्ष और 18 वर्ष में बढ़ा दिया गया। यह उम्र को 21 वर्ष और 18 वर्ष में बढ़ा दिया गया। देखिए, पुणे की रहने वाली, महाराष्ट्र पुणे का रहने वाला एक ताराबाई शिंदे थी, जिन्होंने एक पुस्तक का रचना किया। उसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, स्त्री पुरुष तुलना। बात समझ में आया? अच्छा, वो जो विधवा वाला लिखा है ना, उसमें कहीं पे आप लिख लीजिए, तो कहीं पे लिख लीजिए तो विधवा वाला कि दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी क्षेत्र में स्टार देकर कहीं लिख लीजिए ना, एक लाइन छूट गया था। दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी क्षेत्र में दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी क्षेत्र में दक्षिण भारत क्षेत्र में वीरेश पंगुल ने विधवा के लिए संगठन भी बनाया था। चलिए, अब इसको ध्यान से समझिए। महिलाओं की भूमिका में हमको सबसे पहले बोलना है कि महाराष्ट्र की पुणे की रहने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का रचना किया था, जिसमें हम लोगों को स्त्री और पुरुष के तुलना के बारे में चर्चा मिलता है। हमने क्या बताया? बात समझ में आया आपको? ये वाला सिंपल है कि महाराष्ट्र की पुणे की रहने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष पुस्तक नामक रचना किया था, जिसमें स्त्री और पुरुष के तुलना के बारे में बताया गया। मतलब इसमें स्त्री और पुरुष का तुलना किया गया है कि
किस प्रकार से जीवन को व्यतीत किया जाता है, समस्या कितना आता है महिलाओं को, बस इसी सब के बारे में बताया गया है। आया समझ में? तो इसको खुद से लिख लीजिएगा आप। क्या लिखिएगा? महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का रचना किया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का क्या है? तुलना का व्याख्या है। चलिए इसको लिख लीजिए। हो गया? हो गया लिखा? चलिए इसके बाद समझिए, जो पंडिता रमाबाई हैं ये भी संस्कृत की काफ़ी प्रसिद्ध पंडिता हैं। इन्होंने भी हिंदू धर्म को ही माना कि ये हिंदू धर्म में महिलाओं का आलोचना बहुत ज़्यादा होता है। रमाबाई कहती हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं का आलोचना बहुत ज़्यादा होती है। इन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए कई विद्यालयों को खोला, जिससे महिला शिक्षित हो सके और अपने हक के लिए लड़ सके, अपने अधिकार के लिए लड़ सके। आया समझ में? तो इसको लिखिए। संस्कृत की प्रसिद्ध पंडिता रमाबाई, संस्कृत की प्रसिद्ध पंडिता रमाबाई, संस्कृत की प्रसिद्ध पंडिता रमाबाई, लिखिए, रमाबाई हिंदू धर्म को महिलाओं का बड़ा आलोचक मानती थी। हिंदू धर्म को महिलाओं का बड़ा आलोचक मानती थी। हिंदू धर्म को महिलाओं का बड़ा आलोचक मानती थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए कई विद्यालयों हाँ, उन्होंने महिलाओं का शिक्षा के लिए कई विद्यालयों का शुरुआत किया।